हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज एवं महाराणा प्रताप महाविद्यालय जनभूषण के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं भाषाई चुनौतियों एवं समाधान पर ये जो राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित है उसके द्वितीय तकनीकी सत्र के कीनोट एड्रेस करता मेरे आत्मीय प्रोफेसर दीपक त्यागी जी और संचालन कर रहे सत्येंद्र शुक्ल जी और तकनीकी सत्र में उपस्थित श्रीमती आरती सिंह जी, सभागार में उपस्थित मेरे अग्रज प्रोफेसर रामदास राय जी, विजयानंद जी और प्रोफेसर जंग बहादुर सिंह जी, राणा पाठक जी, प्रिय विद्यार्थियों, इस महाविद्यालय के प्रबुद्ध और अनुशासित शिक्षकों, सचमुच कल जब डॉक्टर आरती सिंह जी का फोन गया तो मैं असमंजस में पड़ गया। मैंने दीपक को फोन किया और मैंने कहा शायद कुछ गलती हो गई। तो आरती सिंह जी ने कहा नहीं, आपका नाम प्राचार्य जी ने दिया है। तो मैंने सीधे प्राचार्य जी को फोन लगाया तो उन्होंने कहा नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत आपका नाम दिया गया है। तो यानी अंतर अनुशासनिक जो व्यवस्था है, जो नई शिक्षा नीति का जो मुख्य कलेवर है कि अंतर अनुशासनिक चीज़ों को बढ़ावा देना, यानी ज्ञान के सभी अनुशासनों को खोल देना, स्वतंत्र कर देना, सबके लिए स्वतंत्र कर देना, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की यह खास है। बहुत सारी बातें दीपक जी ने कह दी हैं। इस तकनीकी सत्र में यामिनी राय जी ने, निमिषा जी ने, कुमारी मनीषा जी ने और डॉक्टर विजयानंद जी ने शोध पत्र पढ़े। और जैसे यामिनी राय जी ने जो पूरा राजभाषा का इतिहास आप लोगों को बताया और निमिषा जी ने भूमंडलीकरण के साथ हिंदी की क्या स्थिति है, भूमंडलीकरण की के संदर्भ में उसकी क्या स्थिति बनती है, इस पर विचार प्रस्तुत किया। और डॉक्टर विजयानंद जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति और शिक्षा के संदर्भों पर एक विशद चर्चा की और उन्होंने चुनौतियों को भी रेखांकित किया जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बहुत बड़ी चुनौती है, उसे जमीन पर, उसे धरती पर उतारना। और ये भी उन्होंने कहा कि इसका उत्स कहाँ से है, यानी इसका महत्व सैद्धांतिक रूप में इसका महत्व क्या है। और जो इसी तरह जो मातृभाषा के संदर्भ में अपने विचार डॉक्टर कुमारी मनीषा जी ने व्यक्त किया। और कीनोट एड्रेस के अंतर्गत जो बहुत सारी बातें और बहुत ही गूढ़ बातें डॉक्टर दीपक त्यागी जी ने कही, मैं उन सभी बातों को की समीक्षा नहीं करना चाहता हूँ और मैं सभी बातों को करीब करीब स्वीकार करता हूँ। और दो एक बातें अवश्य मैं रेखांकित भी करूँगा। इन्होंने खास तौर पर बताया कि भाषा एक हमारी अस्मिता से जुड़ी हुई है, भाषा हमारे राष्ट्रीय बोध से जुड़ी हुई है। सचमुच भाषा का जो सवाल है वो भाषा हमारी गर्भनाल की तरह हमसे जुड़ी है। यानी जो मातृभाषा होती है, हम सही तरह से सोच सकते हैं और सही बात सीख सकते हैं तो हम सचमुच अपनी मातृभाषा में ही सीख सकते हैं। दूसरी भाषाओं को सीखने में हमें प्रयत्न करना पड़ता है, लेकिन स्वतः स्फूर्त ढंग से हम अपनी मातृभाषा में
चीज़ों को सीख सकें। दीपक ने अभी जो प्राचार्य जी के कक्ष में जो बैठक में हमने कहा कि इसमें क्या बोलना है, तो उसने एक सूत्र मुझे दिया और उसने कहा कि सभी बातें इतिहास से होकर ही गुजरती हैं। और तो मैं विचार करने लगा वहाँ से लेकर यहाँ तक कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो मातृभाषा में शिक्षा देने की बात है उसका ऐतिहासिक संदर्भ क्या है, और ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो नियामक हैं, जो भारतीय सरकार में जो नियामक बैठे हुए हैं, उनके दिमाग में आज तक के विद्यार्थियों को या त्रिभाषा सूत्र की बात कहाँ से आई। तो मैं सोचा तो आया कि ये जो मातृभाषा या त्रिभाषा का सूत्र है ये हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा से होकर आता है, भारतीय ज्ञान परंपरा से होकर आता है। और ये इतिहास के संदर्भों में कि जो इवन जो ऋग्वेद है, जो मानव जाति का प्राचीनतम ग्रंथ है, उसमें भी आपको मुंडा भाषा, प्राकृत भाषा और द्रविड़ भाषा के कुछ शब्द मिल जाएंगे उसमें। यानी लोकल डायलेक्ट से, यानी जो स्थानीय बोलियों से, यद्यपि ऋग्वेद एक शास्त्रीय ग्रंथ है मानव जाति का, लेकिन ऋग्वेद के रचयिताओं को भी या ऋग्वेद को लिखने वाले लोगों को भी जो स्थानीय या मातृभाषा या लोकल जो लोक में प्रचलित शब्द थे उनको लेने से हिचकिचाहट नहीं। मित्रों, जो अशोक के अभिलेख मिलते हैं, अशोक स्थानीय भाषाओं का सम्मान करने वाला शायद पहला शासक था। उसके अभिलेख अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में आंध्र से तक और पूर्वी पयोधी से लेकर पश्चिमी पयोधी तक मिले। उसने भी अपने अभिलेखों में जो पैशाची, अर्धमागधी, मागधी और सौर सेनी के कुछ शब्दों को उसने मेंशन किया है, उसने उल्लेखित किया। इस संबंध में पाणिनि की अष्टाध्यायी और पाणिनि की मैं बात महत्वपूर्ण ढंग से मैं करना चाहूँगा और उसके बाद बड़रुच की बात मैं करना चाहूँगा। पाणिनि जैसा कि, या इसके पहले थोड़ा हम बात करते हैं, अथर्ववेद में सब लोग जानते होंगे, यहाँ उपस्थित हैं, कि जन्म विभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी यथोपसम। यानी जो जन्म में नाना वाणियां, नाना भाषाएं प्रचलित थी, नाना धर्म प्रचलित थे, यानी बहुत सारे जन थे और उन जनों में विभिन्न भाषाएं प्रचलित थी। यानी यह देश बहुभाषी रहा, लेकिन धीरे धीरे जन की स्थिति समाप्त हो गई और जनपदों में परिवर्तित हो गया। और जनपदों में परिवर्तन की प्रक्रिया उत्तर वैदिक काल से में प्रारंभ हुई और पाणिनि की अष्टाध्यायी तक जनपद स्थापित हो गया। अब यही महत्वपूर्ण बात ये मैं बताता हूँ कि पाणिनि जनपदीय संस्कृत की बात करता है। वैदिक संस्कृत के बाद भारतीय संस्कृत जनपदीय संस्कृति में मुखरित हुई और जनपदीय संस्कृति में की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि एक भाषा, प्रत्येक जनपद की एक भाषा थी और प्रत्येक जनपद के पास एक शिल्प, जो हमारे माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करते हैं, जो भारतीय जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 8 तक की शिक्षा
मातृभाषा में देने की बात होती है, वो यही इसी पाणिनि की ज्ञान परंपरा से ही आया है या हमारे नियामकों ने लिखा। क्योंकि पाणिनि ये उल्लेख करते हैं कि शिल्प मातृभाषा में ही बेहतर ढंग से सीखा जा सकता है, और इसलिए मातृभाषा में ही शिल्प बेहतर ढंग से सीखा जा सकता है। इसलिए जनपद की जो भाषा थी उसी में शिल्प सिखाने की बात पाणिनि कहते हैं, और वो कहते हैं कि वो व्यक्ति प्रशंसित होता है जो एक भाषा के साथ कोई न कोई शिल्प जानता। मित्रों, 8 तक या 10वीं तक के विद्यार्थियों को शिल्प या स्टार्टअप से जोड़ना जो सरकार कह रही है कि यदि शिनाख्त करना चाहती है सरकार या हमारे जो नियामक हैं वो शिनाख्त करना चाहते हैं, पहचान करना चाहते हैं कि किस विद्यार्थी में कौन सी कुशलता, क्या कुशलता है, कौन सा कौशल है, उसकी शिनाख्त उसकी अपनी भाषा में ही होगी और उसे उसकी भाषा में ही सिखाने का प्रयत्न। तक्षशिला में अध्ययन करते हुए और वहीं आचार्य जीवक थे जो बहुत बड़े वैद्य थे। उन्होंने अपने कुछ विद्यार्थियों को जो नजदीक का प्रांतर है उसमें एक भेजा और उन्होंने कहा कि जाओ इस वन प्रांतर में घूमो, तुम्हारी यही परीक्षा है कि घूम के बताओ कि किस वनस्पति में कौन सी वनस्पति ऐसी है जिसमें कोई औषधीय गुण नहीं। विद्यार्थी बहुत दिनों तक भ्रमण करते रहे और लौट के आए तो बताए ऐसा कोई वनस्पति नहीं है जिसमें कोई न कोई औषधीय गुण नहीं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक विद्यार्थी, कोई ऐसा मनुष्य, कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके में कोई न कोई गुण नहीं। मित्रों, एक दिन मेरे एक समकक्ष मित्र मिले और जो कोई नौकरी नहीं पाए थे लेकिन मित्र तो थे ही, वो मुझसे मिले और उन्होंने पूछा कि ये बताइए प्रोफेसर साहब, यदि आपको पढ़ने लिखने के अलावा और क्या? मैं उस दिन उनका उत्तर नहीं खोज पाया। मैं बहुत ही परेशान हो गया क्योंकि मुझे किताबों को पढ़ने, उनका निर्वचन करने के अतिरिक्त सचमुच मुझे कुछ नहीं आता। मुझे अपने ही परिवार की पिछली पीढ़ियों की ओर ध्यान गया तो पता चला कि वो लोग पढ़ने लिखने के अलावा कोई और शिल्प बनाना जानते थे, यानी कुर्सी बिनना जानते थे, चारपाई बिनना जानते थे, कोई रस्सी बटना जानते थे। तो मुझे लगा कि भाषा के साथ एक शिल्प का होना आवश्यक है। पाणिनि ये कहते हैं कि समाज में वही व्यक्ति प्रशंसित होता है जो एक भाषा के साथ एक शिल्प जानता है। पाणिनि यह भी कहते हैं कि जो कई भाषाओं को जानता है और कोई शिल्प नहीं जानता है लेकिन कई भाषाओं में महारत हासिल किया रहता है, वह भी प्रशंसित होता है और वो आचार्य बनता है। आचार्य बनता है क्या मतलब? यानी वो हायर एजुकेशन का, यानी देखिए जो भारतीय शिक्षा नीति है वो जो क्लासिफिकेशन कर रही है, जो वर्गीकरण कर रही है, वह हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा से संबद्ध है कि वह 8 तक या 10वीं तक की पढ़ाई एक मातृभाषा में करेगी, उसके बाद धीरे धीरे वो वर्गीकरण करती जाएगी और हायर एजुकेशन में सबके लिए खोल दी जाएगी और हायर एजुकेशन में वो भाषा भी आपको सीखनी पड़ेगी जिसमें रिसर्चेज दूसरी भाषाओं में, जिसमें रिसर्चेज फ्रेंच और इंग्लिश भाषाओं में, यानी हिंदी और मातृभाषा के अतिरिक्त
क्षेत्र एक अन्य भाषा भी सीखनी पड़ेगी जो रिसर्च की, शोध की भाषा है। और मेरे ख्याल से, मैं पूरा नहीं जानता हूँ, पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन ये कोई एक रिसर्च का अलग सा शोध की का विश्वविद्यालय, शोध का इंस्टीट्यूशन ही वर्गीकरण करते करते स्थापित होगा। तो इसी तरह हमारे यहाँ बोलियों का, भाषाओं का बहुत महत्व है। जैसे बरबुज जो परंपरा से परिचित थे, वो गुप्त काल में हुए, उन्होंने सप्त भाषाओं की चर्चा और विभिन्न अंचलों के सप्त भाषाओं की चर्चा की। जैसे गांधार और पूरा दिल्ली, कश्मीर और थोड़ा हरियाणा होते हुए का क्षेत्र, पैसाची क्षेत्र, जिसे गांधारी क्षेत्र भी कहते हैं, पैसाची का क्षेत्र कहा जाता है। इसी तरह जो सौराष्ट्रीय क्षेत्र, जो गुजरात और थोड़ा सा लाट या कोंकण का क्षेत्र लिए हुए, ये क्षेत्र जो था सौराष्ट्रीय भाषा का था, इसीलिए पूरा महाराष्ट्र महाराष्ट्रीय भाषा का था। और फिर आता है जो मथुरा का क्षेत्र है, वो सौरसेनी भाषा है। और फिर दो मागधी और अर्धमागधी आता है। तो ये सप्त भाषाओं, और सप्त भाषाएं विभिन्न अंचलों में थी, और उन विभिन्न अंचलों की भाषाओं की आंचलिक विशेषताएं थीं, और आंचलिक कुशलता और कौशल। मित्रों, ये जो पूर्व मध्यकाल है, एक जो 19वीं शताब्दी में एक यूरोप सेंट्रिक चीजें चली कि आधुनिकता का बयान, आधुनिकता बोध यूरोप में ही, यूरोप की ही थाती। उसी समय, हालांकि वो भी विदेशी है, पोलैंड, उसने ये कहा कि भाषा से संबंधित थोड़ा सा बेटा, बस मैं समझता हूँ, इतने दिनों से अध्यापक हूँ, ऊब को पहचानता हूँ, तो थोड़ी देर तक बर्दाश्त करो, मैं जानता हूँ, ऊब को पहचानता हूँ, और बहुत अधिक ऊब होने लगेगी, उसके पहले मैं अपनी वाणी को एब्रप्टली, अचानक विराम दे। एक्चुअली जो अध्यक्ष होते हैं ना, वो अध्यक्ष की कुछ विशेषाधिकार ये होते हैं। एक तो वो अंतिम वक्ता होता है, इसलिए कुछ भी करके निकल सकता है उसका समीक्षा कोई करने वाला शेष नहीं रहता है। और दूसरी बात, यदि वो अपने अनुशासन से न बने तो उसे कोई वैसे सत्यनारायण कहेंगे, मैं ऑपरेट कर दूंगा, एंड कर दूंगा। वैसे मैं पहचानता भी हूँ, ऊब को पहचानता हूँ, बस थोड़ी देर। तो उसमें पूर्व मध्यकाल में बहुत सारी भाषाएं जो संस्कृत और हिंदी के मिली जुली थी, वो भी उत्थित हुई, वो भी उभरी। यानी भाषाओं का उन्मेष हमें पूर्व मध्यकाल में दिखाई देता। और इसलिए जो भाषा सभी की, यानी कोई कंपल्सरी नहीं हो, स्वतंत्र रूप में मनुष्य कोई भी भाषा अपना सकता है, तो पूर्व मध्यकाल में अवहट्ट है, अपभ्रंश है, पैशाची है, बहुत सारे मिश्र भाषा है, जिसको दीपक जी ने भाखा या संध्या भाषा कहा जाता है, मिश्र भाषा है। संस्कृत भी थी, प्राकृत भी, पाली थी, बहुत सारी भाषाएं और बहुत सारी बोलियां थी। इसमें मनुष्यों को बहुत चॉइस, बहुत सारी चुनने की क्षमता थी कि जिस क्षेत्र में, जिस भाषा में पैदा होता था, उसी भाषा में सोचता था, उसी भाषा में वो सीख सकता था। एक काव्य मीमांसा एक ग्रंथ है, आप सब लोग जानते होंगे, राजशेखर ने काल पुरुष की अवधारणा कहाँ है बच्चों? ऋग्वेद, यानी विराट पुरुष, जिसके मुख से, बाहों से, उदर से और चरणों से वर्ण निकले,
उसी तरह उन्होंने भाषा पुरुष की अवधारणा प्रस्तुत की और उन्होंने कहा है कि मुख जो है संस्कृत, प्राकृत हमारी बाहें हैं और हमारा चरण जो है पैशाची है, अपभ्रंश है वो जंघा है और मिश्र भाषा हमारा वक्षस्थल। ये होता है भाषाओं का सम्मान। भारतीय ज्ञान परंपरा में संस्कृत, देखिए आपका संस्कृत ऐसा नहीं है, ये अवयव, ऐसा नहीं है कि मुख उसको संस्कृत बताया तो संस्कृत महत्वपूर्ण होगी। संस्कृत यदि मुख है तो बाहें प्राकृत है और अपभ्रंश जंघा है, चरण पैशाची है। इस तरह से विभिन्न मिश्र भाषा उसके वक्षस्थल। तो सभी भाषाओं का सम्मान किया गया। उदत्तन सूर्य जो कि 18 भाषाओं में उसको महारत हासिल है और सभी 18 भाषाओं को उसने अपने पुस्तक कुवलय माला में लिखा। ये बात सही है कि भाषा मरती नहीं है बल्कि रूपांतरित। लेकिन ये भाषा पर थोड़ा सा, ये बात पर थोड़ा विमर्श भी है कि कभी कभी एक भाषा जब मरती है तो एक पूरा का पूरा जीवन पद्धति मरती है। और मैं देख रहा हूं कि शब्द जीवित प्राणियों की तरह होते हैं और उन शब्दों में अर्थ विस्तार और संकोच होता है। इसी के साथ इसी अंचल की एक छोटी सी कहानी बताकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। मैं समझ गया उत्साह तुम लोगों का उत्साह समझ गया कि तुम लोग मनदेही करने वाले हो। कहानी छोटी सी सुन। आजकल एक बात बहुत चलती है, विरासत की बात। एक बात तो चलती है विरासत की बात, जिसका अंग्रेजी है हेरिटेज, लीगेसी, फ्रेंच में पैट्रिमनी है। विरासत जो है फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द। हम ढूंढने लगे कि क्या हिंदी में कोई भाषा ही नहीं, कोई शब्द ही नहीं, क्या विरासत? विरासत पैट्रिमनी, पिता से पाया हुआ उत्तराधिकार, या जो हेरिटेज, इनहेरिट किया हुआ उत्तराधिकार में प्राप्त जो चीजें हैं। तो ये जो भी हम उत्तराधिकार में पाए वो हेरिटेज है। उसके लिए वैदिक शब्द एक है वेदों में, वो है दाय। इसी से दायाद बना, दाय शब्द। लेकिन दाय शब्द सांपत्तिक उत्तराधिकार के लिए प्रयोग हुआ। एक विनय पिटक में एक बहुत ही रोचक कथा मिलती है, संदर्भ मिलता है कि भगवान बुद्ध संन्यास ग्रहण करने के बाद वहां से जो सारनाथ से आए तो कपिलवस्तु आए। और होता है कि संन्यास ग्रहण करने के बाद पहला भिक्षा या भिक्षाटन करने के लिए अपने पिता के घर या अपने मूल घर भी जाना होता है, ताकि कोई राग शेष तो नहीं है, ये परीक्षा होती है या होती होगी शायद। वो गए और उन्होंने कहा भिक्षा दे, भिक्षा प्रदान करो। उस पर उनकी पत्नी यशोधरा और उनके पुत्र राहुल को लेकर, और उन्होंने कहा कि पुत्र, ये तुम्हारा पिता तात, इससे अपना दाय मांगो, जाओ अपना दाय मांगो। कितना मार्मिक प्रसंग है। राहुल दौड़ के गए और आसनी के समक्ष खड़ा हो गया और राहुल बोले बुद्ध, अपने पिता बुद्ध से, कि तुम्हारी छाया बहुत ही सुखद, बहुत ही सुखद। उन्होंने जवाब दिया यशोधरा को सुनाते हुए कि मेरे पास तो कोई दाय है ही, मैंने तो सब छोड़ दिया। राजसी वस्त्र भी अनुमा नदी के किनारे त्याग दिया, छंद को छोड़ दिया, अश्व को छोड़ दिया। मेरे पास दाय तो कुछ है नहीं, मैं क्या दूं?
तब उन्होंने कहा नहीं, इनसे इनका वो चल दी। राहुल माता ने कहा पुत्र इनका पीछा करो, दाएं मारो। तब विनय पिटक का रचयिताकार कहता है कि दाय का अर्थ केवल सांपत्तिक या कर्मों का उत्तराधिकार नहीं होता है, धर्म उत्तराधिकार होता है। और यानी दो तरह का दाय, कर्म दाय और धर्म दाय, यानी उसमें यही विस्तार जो सांपत्तिक उत्तराधिकार था वो सांस्कृतिक उत्तराधिकार के रूप में विस्तार कहाँ हुआ? इसी क्षेत्र में, इसी पूर्वांचल में हुआ। पूर्वांचल की धरती बहुत ही पुरवरा है, इसी क्षेत्र में हुआ। और मैं इस मन से कह रहा हूँ कि अब भी सुधार होना चाहिए, विरासत के स्थान पर दाय शब्द का प्रयोग होना चाहिए उत्तराधिकार के लिए, या जो उत्तराधिकार के लिए प्रयोग होना चाहिए। तो मित्रों, एक लाइन में कहूँ तो आज का मनुष्य जो है वो विगत मनुष्य के सृष्टियों कृतियों का स्मारक, उसी के स्मारक पर खड़ा है। तो हमारी जो नई शिक्षा नीति है वह भी हमारे ज्ञान, भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर खड़ी है। भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर हमारी जो नई शिक्षा नीति है वहां से वो ऊर्जा प्राप्त करके वहां से उस आधार पर खड़ी है। आपने हमें सुना और इसके लिए परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं यहाँ आता रहता हूँ और आज से हिंदी के राष्ट्रीय संगोष्ठी में मेरे अध्यक्षता से नई शिक्षा नीति थोड़ी सार्थक हो गई, क्योंकि दूसरे ज्ञान अनुशासन का भी इसमें भागीदारी हो गई है। थैंक यू वेरी मच।